everyone, welcome back to my YouTube channel समझो और सीखो by yours only जसलीन मैम। सो क्लास 9th के कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम 3rd एंड 4th चैप्टर में काफ़ी दिक्कत आ रही है और हमारा एग्ज़ाम है 11th मार्च को। सो हियर आई एम वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आ गई हूँ क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो शुरुआत करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लास्ट तक बने रहना, हर एक तरीके का क्वेश्चन करा दूंगी जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स गो। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर शुरुआत करने से पहले जानते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्यों हैं और इनको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखो, आप लोगों को पता है, बहुत आप लोगों ने सुन रखा है कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में पानी। अब ये रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में हो रही है? ये जो एसिड है ये मॉलिक्यूल है या ये एटम है? तो इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक गोल्ड है, अब वो गोल्ड के अंदर सारे गोल्ड के एटम्स हैं या गोल्ड के मॉलिक्यूल्स हैं? तो इन सब पे बात हम करेंगे धीरे धीरे चैप्टर के बढ़ते बढ़ते चैप्टर के साथ। तो लेट्स गो इट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मिस मत करना। और यही आपका बेस भी है 10th क्लास के लिए, 3rd एंड 4th बोथ चैप्टर्स। ठीक है, तो जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात आई तो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रखा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो कई एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स ने बात करी कि कोई ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डिविजिबिलिटी पे बात आ गई कि एटम क्या डिवाइड किया जा सकता है या एटम सबसे छोटा पार्ट है जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। तो इसी पे चर्चा कर रहे थे, पुरानी सदी से इसकी बात चलती आ रही थी। तो एक इंडियन फिलोसफर हुए हमारे महर्षि कन्नड़, जिन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, उन्होंने मैटर का नाम लिया पदार्थ, उन्होंने मैटर को पदार्थ बोला। उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो वो छोटे 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 हिस्सों में बट जाएगा और उस हिस्से का नाम उन्होंने बोला स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा कि उससे ज़्यादा अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। और इसी को उन्होंने नाम दिया परमाणु। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को मैं तोड़ती जा रही हूँ, तोड़ती जा रही हूँ, तोड़ती जा रही हूँ, तो एक छोटा सा छोटे 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 पत्थरों में मैंने तोड़ दिया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, इतना छोटा हो जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा कि मैं उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ पाऊंगी। सिमिलरली कन्नड़ जी ने भी यही बात करी कि अगर मैटर की कोई भी फॉर्म हम लेते हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसको नाम दे दिया परमाणु, जिसको हम और ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारे पास अनदर इंडियन फिलोसफर आए जिनका नाम था कटियामा। उन्होंने इस बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया और आगे बात चलती रही, तो काफ़ी ग्रीक, इंडियन फिलोसफर्स इन सब पे बात करते रहे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला, एक डेमोक्रिटस नाम का साइंटिस्ट था एंड ल्यूसीपस नाम के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने कहा कि हाँ, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। और इसी को उन्होंने नाम दिया एटम। तो एटम नाम किसने दिया? डेमोक्रिटस ने दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया, डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स, मीनिंग इंडिविजिबल। तो एटम का दूसरा नाम डाल दिया इनडिवाइड, मतलब उसको डिवाइड नहीं करा जा सकता। परमाणु भी एटम ही है और एटम भी एटम ही है, इनडिविजिबल पार्टिकल भी एटम ही है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क्स भी थे, कुछ थियोरेटिकल काम भी थे। तो 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते हम लोगों को, साइंटिस्ट को, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया था। लेकिन अब ये हमें पता तो चल गया कि एटम होता है, लेकिन ये कंबाइन कैसे करते हैं, इनकी आपस में रिएक्शन कैसे होती है, वो सब समझना फार 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 इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर हमारे पास आए एक नए साइंटिस्ट, एंटोइन एल लेवेसर, जिन्होंने केमिकल साइंसेस के बारे में 2 लॉज दिए एंड दोज 2 लॉज वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उन्हीं 2 लॉज पर हम अपनी सारी केमिस्ट्री के रिएक्शंस, सब कुछ हम उसको ध्यान में रख के करते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है तो वो वाला लॉ फॉलो होना ही चाहिए, जिनको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कंबाइन अगर आपको किसी एटम को करना है तो 2 लॉज हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये हमें दिया था लेवॉइसर ने और जोसेफ एल
प्राउस्ट ने। देखो ये नाम याद रखना जरूरी है बिकॉज 9th क्लास में योर टीचर कैन आस्क द साइंटिस्ट नेम एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा? मास को कंजर्व करना। मास को कंजर्व करना, अब कंजर्व का क्या मतलब है? कंजर्व का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं कि पेड़ों को कंजर्व करो, बचाओ। तो मास को कंजर्व करने का मतलब है कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने मैगी बनानी है, ठीक है, तो मैंने कच्ची मैगी ली, मैंने इसमें नमक डाला, मिर्च डाली, बटर डाला, और क्या डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाले, और फिर मेरे पास एक पूरी पकी पकाई मैगी आ गई। तो जो मैगी मेरी बिफोर थी, जितना सामान मैंने डाला, क्या उसका मास और जो बन के आई मैगी, क्या उसका मास सेम है? तो यस, कंजर्व का मतलब यही है कि आप जब भी कोई रिएक्शन कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ बेटा, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट्स, जो हम शुरुआत में लेते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है जिसकी रिएक्शन हमें करवानी होती है। रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रोडक्ट, बनी बनाई चीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिएक्टेंट लिया ए, एक रिएक्टेंट लिया बी, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करा, ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट दिया सी। So A and B are my reactants which are reacting with each other following the laws. तो ये law of conservation of mass कहता है जो mass reactant का होगा वही mass product का भी होना चाहिए। That means mass of reactant should be equal to mass of product. देखो अगर कोई रिएक्शन में आपने मास लिया 100 ग्राम पर आपको प्रोडक्ट मिला 20 ग्राम, आप कहोगे मैम मैं ये वाली रिएक्शन करूंगी नहीं, क्योंकि 100 ग्राम से 20 ग्राम इट इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। रिएक्शन वो अच्छी होगी जिसमें मैं 100 ग्राम ले रही हूँ, 100 मिले, 99 मिल जाए, 98 मिल जाए, बस ज्यादा कम ना हो। तो मैं जितना काम मैं इनपुट दे रही हूँ पढ़ाई करने पे, दे रही हूँ, मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, खुश हो गए तुम खुश नहीं होगे। तो हम खुश तब होते हैं ना यार, हमने मेहनत करी थी और हमें रिजल्ट भी मिल गया। इसीलिए जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा, तो हम कहेंगे कि मास इज कंजर्व्ड। एंड सिंस मास इज कंजर्व्ड, तो हम बोल सकते हैं कि मास इज कंजर्व्ड। और अगर मास कंजर्व्ड है, एक सेकेंड, तो अगर मास कंजर्व्ड है दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। तो आप लिख सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड। करेक्ट। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, एक्टिविटी दे रखी है एक हमें, एक्स और वाई, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। आप तुम कहोगे मैम हमें तो पता ही नहीं कॉपर सल्फेट क्या होता है, हमें पता ही नहीं सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। इसीलिए मैं ये वाली एक्टिविटी आपको तब सिखाऊंगी जब आप लोग सीख जाओगे मेरे साथ कि ये फॉर्मूलाज लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उससे पहले एक और चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, एक डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तभी तो सेम रहेगा ना। सेम कैसे रह रहा है मास? रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम कैसे है? क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, क्रिएट भी नहीं हो रहा। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दैट मीन्स कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है। अच्छा, मुझे अपनी यहाँ से फोटो हटा लेनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं। अब ठीक है, इज इट फाइन, इट इज बेटर, ओके फाइन, राइट। ठीक है, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उन्होंने क्या किया, एक्स और वाई दो कंपाउंड्स लिए और उनको रिएक्शन करने के बाद उन्होंने उनका मास चेक किया। सो विल गेट टू नो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है, लर्न कर लेना बच्चे ये डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अनदर लॉ जो हमारा सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब समझते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने चाय बनानी है, अगर 1 कप चाय बनाने के लिए मुझे आधा कप पानी चाहिए और आधा कप दूध चाहिए, तो मुझे उसी प्रोपोर्शन में चाहिए, नहीं तो चाय का स्वाद बढ़िया नहीं बनेगा। या तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, दूध ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चाय वाली फीलिंग नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल वाटर बनाना है, वाटर क्या होता है, H2O।
तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मुझे रेशियो चाहिए वो मुझे चाहिए 1:8। अगर मेरा 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना है। अगर मेरे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो मुझे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना है, यानी कि इनकी जो रेशियो बनेगी वो अभी भी 1:8 ही है। वो रेशियो बदली तो आप वाटर नहीं बना सकते हो। सो दैट मीन्स कांस्टेंट प्रपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस। देखो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। जितना मास जो बनाने के लिए मुझे चाहिए वही चाहिए। से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी एयर में, तो CO2 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो चाहिए होती है 3:8। देखो अब ये रेशियो सारी आगे आएंगी तो मैं सारा तुम्हें आगे बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये वाले एग्जाम्पल्स तुम पेपर में भी लिख के आ सकते हो। अब कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है बेटा, वो रेशियो होनी चाहिए 3:8। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो अगर 3:8 है तो 3:8 ही चाहिए, उसके अलावा अगर तुम लोगे तो वो वाली रेशियो फॉलोअप नहीं हो सकती, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो फॉलोअप हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है? इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। वही डेफिनेट प्रोपोर्शन चाहिए, उससे ज्यादा कम लोगे मेरी रिएक्शन, मेरा वो मॉलिक्यूल, मेरा वो केमिकल सब्सटेंस कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। लेकिन इन सारे लॉस के बारे में ना साइंटिस्ट कोई प्रूफ दे ही नहीं पा रहे थे। देखो यहाँ बताती हूँ मैं, सब कुछ बुक में लिखा है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, आओ पढ़ो। देखो, the next problem faced by scientists was to give appropriate explanation। है ही नहीं थी एक्सप्लेनेशन, अब बोल दिया, बात सच थी पर वो बात इनके प्रूफ से सच नहीं हुई। फिर आए जी डाल्टन, जोहन डाल्टन आए, जिन्होंने हमें बेसिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई, डिविजिबिलिटी के बारे में बताया, एटम नाम के बारे में बताया, और उनकी थ्योरी जो थी वो सारी की सारी ये केमिकल कॉम्बिनेशन के दोनों लॉस को फॉलो अप कर रही थी। इसीलिए आज तक हम डाल्टन को पढ़ते आ रहे हैं। तो डाल्टन जी के बारे में बता रखा है जी, डाल्टन जी इस तरफ 1766 में पैदा हुए, इंग्लैंड में पैदा हुए, और मैथमेटिक्स में तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बढ़िया थे, ठीक है। तो चलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है जी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक सेकेंड मुझे थोड़ी सी बुक यहाँ करने दो, हाँ। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, वो सब ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उनको नाम देते हैं एटम्स, करेक्ट। तो पॉस्टुलेट, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दी, जो बातें उन्होंने कही वो सच थी। तो सबसे पहली बात उन्होंने बेटा कही कि सारे के सारे मैटर जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बने। आप मैटर को छोटा करते जाओ, तोड़ते जाओ, तो आपको एक इनडिविजिबल पार्टिकल मिलेगा, और उसी इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम उन्होंने दे दिया एटम। एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि एटम्स को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम बस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। एटम्स एक गिवन एलिमेंट में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और वाटर, मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी, तभी वो वाटर बनाएंगे, नहीं तो वो नहीं बनाएंगे। एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनके डिफरेंट मासेस होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को अलग लूं और ऑक्सीजन को अलग लूं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये कैसे आया ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आप लोगों को। तो इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन वाटर में आ रहा है तो कुछ और काम कर रहा है, हाइड्रोजन किसी एसिड में आ रहा है तो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। एटम्स हमेशा एक स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में ही जुड़ते हैं। जैसे हमने अभी वाटर का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में जुड़े एक दूसरे से, तो जब 1:8 में जुड़े तो एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है ना, होल नंबर स्मॉलेस्ट, तो 1:8, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वाटर में अगर एग्जांपल लो, वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन है। आप बोलो जी हम इसको वाटर बोलेंगे, नहीं मैडम, नहीं सर, वाटर H2O ही है, उसका नाम है H2, उसका स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मूला दे दिया है। रिलेटिव नंबर और काइंड, अगर वाटर में हाइड्रोजन है
2 तो हाइड्रोजन ही रहेंगे 2, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ही रहेगा। काइंड का मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही वाटर बन रहा है। आप सोचो, हम कहते हैं CO2 वाटर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, प्रोडक्ट्स जो मिले वो मिले, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फॉर्मूला पता है, हम लिख देते हैं, और सोडियम एसिडेट का फॉर्मूला भी हमें पता है, मैं भी लिख देती हूँ तुम्हें। तो सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चे Na2CO3, ये कैसे पता चला मैम आपको, अभी मैं बताऊंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। CH3COOH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और सोडियम एसिटेट जो होता है बच्चे वो होता है CH3COONA। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला ये है 5.3 ग्राम, ये है आपका 6 ग्राम, और 2.2 ग्राम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है आपका 8.2 ग्राम। उसने बोला शो करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालोगे। ठीक है, निकालो 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम। अब आप मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, क्या हुआ 2.2 प्लस 8.2, तो ये हो गया कुछ गड़बड़ करिए क्या, 5.3, ओ 0.9 कुछ और भी था, वाटर भी था, वाटर भी था, वाटर, वही मैं कहूँ मिस कैसे कर दिया, वाटर भी था, और वाटर कितना है हमारे पास, वाटर है जी 0.9 ग्राम। ओके जी, ओके ओके ओके, तो साथ में 0.9 ग्राम भी ऐड करा, तो अब 9 10 11 12 13 बन गया उधर, और ये 11.3। देखो क्या मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम हुए, तो आप लिखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड हेंस इट वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है बात, कोई डाउट है? ओके, ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने हैं, आप पहले एक बारी पूरा चैप्टर कर लो, फिर हम क्वेश्चंस के लिए अलग क्लास ले लेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, एंड इट इज़ वन शॉर्ट वीडियो। सो एटम क्या है, एटम हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे तुम पढ़ते हो ना, हमारी बॉडी का छोटा पार्ट क्या है, सेल, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, है ना, तो छोटा सा छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है। एटम से फिर धीरे धीरे क्या करते हो, ह्यूज बिल्डिंग बनती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद और कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे चलता है। ठीक है, तो एटम कितना छोटा हो सकता है, एटम इतना छोटा है बेटा कि अगर मैं बात करूं एटम के रेडियस की, तो 1 मीटर एटम का रेडियस होता है नैनोमीटर में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 10⁻⁹ नैनोमीटर। -9 का मतलब समझो, 0.000000000 कितने हो गए, 1, इतना छोटा, इतना छोटा, पता ही नहीं चल रहा कितना छोटा, इतना छोटा है एटम। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी सिंबल्स याद होनी चाहिए। जब एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स ने के बात करी थी, तो फर्स्ट साइंटिस्ट डाल्टन थे, जिन्होंने कुछ सिंबल्स यूज करे थे। हाइड्रोजन का ये सिंबल यूज किया था, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। ये तब की बात है, तब के जमाने की बात है, 18वीं सेंचुरी की बात है, 21वीं सदी की बात नहीं है। 21वीं सदी में कुछ चीजें बदल गई, जिसकी हम अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास आई, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम किप्रस, किप्रस नाम था उसका। तो ऐसे ना बड़े सारे पुराने नामों से, ग्रीक वर्ड से उनके सिंबल्स निकाले गए। तो अब ये कौन है जो हमें सिंबल्स के बारे में बताएगा या आइटम्स के बारे में बताएगा, तो वी हैव हमारा हेड, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारे के सारे एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनकी यूनिट्स के बारे में हमें रूबरू कराती है कि या तुम्हें ये यूज़ करना है, तुम्हें इसका नाम ऐसे ही रखना है, तुम्हें सिंबल ऐसे यूज़ करना है। तो दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, केमिस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC। जो 11th में साइंस लेने वाला है, IUPAC पे बहुत बहुत बड़ी, मतलब क्या कह सकते हैं, चैप्टर्स हैं, बुक है, पूरी सेकेंड बुक है 12th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें IUPAC का बहुत बड़ा रोल है, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? ओके, तो मैम अब हमें करना क्या है, अब तुम्हें करना ये है बेटा जी कि सबसे पहले आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाने लगी हूँ कुछ एटम्स के नाम। ठीक है, जो आपको याद करने हैं। तो आप ऐसे याद करो, एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम जिस नंबर पे आता है वो,
ठीक है? उसके बाद एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना ये दिखाई देती हूँ, ज़रा 1 सेकंड रुको, होल्ड करो। मैंने ये एक बना रखी है लिस्ट और अ, एलिमेंट्स वो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ बेटा, ठीक है? हुँ, हुँ। सो मैं तुम्हारे साथ वो लेकर आती हूँ। अब देखो यहाँ पर भी कई एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्यूमीनियम का नाम उन्होंने रखा कैपिटल ए, स्मॉल एल। आर्गन का नाम रखा कैपिटल ए, स्मॉल आर। बेरियम को बी ए, बोरॉन को बी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो दे रखे हैं और ये सिंबल्स आपको याद करने हैं। मैं आपको एक और चीज़ कराऊँगी बेटा, मैं आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद कराऊँगी, ठीक है? और मैं ये एलिमेंट्स याद कराऊँगी, उनको याद भी करना है आपको और उनके सिंबल्स भी याद करने हैं ताकि 4th चैप्टर में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। बाकी कुछ सिंबल्स यहाँ दे रखे हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। कॉपर को हम Cu बोलते हैं, फ्लोरीन को हम F बोलते हैं, गोल्ड को हम Au बोलते हैं, सिल्वर को हम Ag बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं जो आपको पढ़ने बहुत 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 ज़रूरी है। अब मैम आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की कुछ बात कर रहे थे, तो हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की कुछ बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ कि मैं एलिमेंट्स शो कर देती हूँ आप लोगों को, है ना? क्योंकि एलिमेंट्स शो करूँगी तो आप लोगों को ईज़ी रहेगा लर्न करना। तो एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आप आराम से बैठकर अपना एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सीखना, ठीक है? सो हमारे पास ये आ गई है पीडीएफ। एक सेकंड दे दो ज़रा मुझे। येस, सो आई हैव दिस पीडीएफ विद मी। लेट्स ओपन इट एंड आई विल शो यू द पीडीएफ. I think I have to convert it into एक और वीडियो कैप्चर कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे आपको मेरी वीडियो गायब हो गई है, अब आ गई है ना, वीडियो आ गई मेरी। ये हम छोटी करते थे, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्या दिक्कत हो गई है भाई। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, आ गई ना मेरी विंडो। हाँ, एक सेकंड मैं तुम्हें दिखा देती हूँ सो दैट तुम्हें दिक्कत परेशानी ना आए। चलो मैं एलिमेंट्स के नाम लास्ट में दिखा दूंगी, इट विल टेक सम टाइम, है ना? तो मैं एलिमेंट्स का नाम तुम्हारे को बाद में दिखा दूंगी, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं वापस अपने एटॉमिक मास पे, ठीक है? तो अब ना क्या हुआ कि डाल्टन ने बोला कि भाई एटॉमिक थ्योरी हमने बता दी, लेकिन हर एक एटम का ना एक अपना मास होता है, ठीक है? तभी तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करा ना, कि भाई इतने इतने रेशो पे ही तुम्हें काम करना है। तो मास के बारे में जब वो एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा हम, डिटरमाइनिंग द मास डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। तो उन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। कैसे बनता है? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लेकर। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए था और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। तो अब ना थोड़ी-सी मतलब समझ में नहीं आई कि ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से कैसे बोलें, कैसे क्या करें? तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम मास दोगे ना, उसके आगे तुम उसकी यूनिट लगाओगे U। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मास होता है 8। मास को हम ग्राम में बोलते हैं, पर उन्होंने बोला कि हम रिलेटिव मास कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद ये मासेस निकाले। तो उन्होंने बोला कि तुम मास को ना ऐसे लिखो, 8 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर सिर्फ लिखो U, यूनिट, यूनिफाइड मास बोलो। और उन्होंने बोला कि अब उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कार्बन एटम लिया, कार्बन के रिस्पेक्ट में उन्होंने सारे मासेस निकाले। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज एक्सपेरिमेंट जिसकी बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उन्होंने कार्बन को अगर रेफरेंस पे लिया तो हमें ये डेफिनेशन ज़रूर याद करनी पड़ेगी। कार्बन 12 आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है? 1 एटॉमिक मास इज़ यूनिट मास इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ये आपको याद करनी है। तो रिलेटिव मासेस किसके हिसाब से निकाले गए? कार्बन का 12 नंबर वाला कार्बन को यूज़ करके निकाले गए, ठीक है? जैसे उसने एग्जाम्पल लिया कि एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट बेच रहा है, ठीक है? अब उसने क्या किया, एक वाटरमेलन लिया और वाटरमेलन लेने के बाद उसने क्या किया कि उसको 12 हिस्सों में काट दिया।
12 पीसेस कर दिए। अब वो हर एक पीस को मास करेगा तो वो कैसे निकाल सकता है? रिलेटिव मास ही तो निकाल रहा है ना, 12 पीसेस है, 12 पीसेस का मास वो निकालना चाह रहा है, तो पूरे एक वाटरमेलन से कंपेयर कर रहा है। इतना याद नहीं होता, कोई बात नहीं, मत याद करो। बस इतना याद रख लो कि आप लोगों को ये याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड देयर मास। अभी तो ये बहुत बड़ा टेबल बनेगा। वैलेंसी वैलेंसी आगे सिखानी है मुझे, बहुत बड़ा टेबल बनेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन बनाते जाना। सबसे पहला नाम आता है बच्चे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। मैं ना इसका टेबल जोड़ दूंगी इसके साथ बाद में। हमारे पास बुक में भी ये टेबल है, लेकिन 4th चैप्टर में है ये, तो इसमें है नहीं, पर मैं इसी में ही सिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और मुझे वैलेंसी भी सिखानी है, तो मुझे ना ये दिखाना ही पड़ेगा तुम लोगों को, अभी साथ के साथ में ही दिखाना पड़ेगा मुझे। मैं देखूंगी अगर मैंने, क्योंकि अभी वन नोट ज्वाइन किया हुआ है अपनी वीडियो के साथ, सो चलो एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ मासेस अभी लर्न करवा देती हूँ मैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल पर आ जाओ। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब है बेटा, जब एटम्स कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब वो जुड़ कैसे रहे हैं? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो उनको जोड़ रही हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, और उनके अंदर क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। सारे एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो एक मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। अब आ जाओ जरा आगे। देखो, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया NaCl, सॉल्ट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अब बच्चे जब ये टूटेगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Na आया होगा और साथ में क्या आया होगा? क्लोरीन आया होगा, ठीक है। अब साथ में अगर क्लोरीन आया और Na आया, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, अट्रैक्टिव फोर्सेस उन्होंने शो करे, तो एक मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा? Na जो होगा उसके ऊपर कुछ प्लस का चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, तो इन दोनों ने अट्रैक्ट किया होगा, प्लस माइनस तो अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होंगे उनको हम बोलेंगे आयंस। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव को बोलते हैं अनायंस, ठीक है। कोई डाउट है? तो चार्ज स्पीशीज ही आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई बात? कोई डाउट है? चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। अब मैं ज़रा अपनी स्क्रीन करती हूँ रीशेयर, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि मैं तुम्हारे को क्या दिखाना चाह रही हूँ। 1 मिनट दे दो बस मेरे को, हो गया हमारा काम बस, ठीक है। तो मुझे स्क्रीन करनी है चेंज, ओके, वेट फॉर अ वाइल। ओके, विंडो कैप्चर में गए हम, या राइट, उसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है जी। चलो जी, हाँ, ये हमारे पास आ गया पूरे का पूरा टेबल, साथ में KLMN शेल भी हमने ले लिया है। हम आपको अभी सब कुछ बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी मेरी। अभी तुम्हें पूरा चैप्टर यहाँ पे आज पक्का करा के भेजना है, ठीक है। रिफ्रेश, बीच में दिक्कत हो गई है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों। हाँ जी, सो हेयर आई एम। देखो यहाँ पर हम KLMN शेल की बात करने वाले हैं। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, देखो क्या है बेटा, एक एटम है, ठीक है। मैंने 1 से 20 तक की तुम्हारे लिए बना दी है एक PDF, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी अगर तुम चाहो तो। तो नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड नियॉन। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड देन आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। मेरी तुम्हें वो दिख रही है, अच्छा तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, शक्ल नहीं दिख रही तब भी कोई बात नहीं, तुम लोगों को टेबल दिख रहा है ना, ओके फाइन। तो देखो बच्चे,
अब यहाँ पर क्या है, इनके कुछ आपको एलिमेंट्स है 1 से 20, इनको तो याद करना ही करना है आप लोगों को। साथ ही में ही आप क्या कर सकते हो, इनके वो भी याद कर सकते हो। आपको ना इनके वो भी याद करने पड़ेंगे, सिंबल्स। सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, बिना सिंबल के काम चलेगा नहीं बेटा, ठीक है? तो सिंबल भी याद करने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन पे पहले एटम पे पहला एटॉमिक नंबर है उसका। अगर पहला एटॉमिक नंबर है तो उसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वो दे सकता है। मैंने ना इसकी ऑलरेडी एक पीडीएफ बना रखी है, ठीक है? तो मैं आपके साथ इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगी, आप वो देख लेना। वो ऑलरेडी एक लिंक बन रखा है, ठीक है? तो अब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक एटम है। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, एक न्यूक्लियस होता है जिसके आसपास शेल्स होती हैं। से फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई रहने आया, तो आप क्या करोगे, आपको ग्राउंड फ्लोर पे 2 बंदे बिठाने हैं। आप सेकंड फ्लोर पे 8 बंदे बिठा सकते हो, थर्ड फ्लोर पे भी 8 बंदे बिठा सकते हो और फोर्थ फ्लोर पे भी 8 बंदे अभी के लिए बिठा सकते हो। तो अब हाइड्रोजन के पास तो है ही एक बंदा, है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन पहले, आप बोल लो पहले आपके ग्राउंड फ्लोर पे बिठा देगा। और पहला ग्राउंड फ्लोर है के, जिसको हमने बोला के शेल। ये 4th चैप्टर में आता है वैसे तो, लेकिन 3rd चैप्टर अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है अब कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बिठा दिया, फर्स्ट शेल में बिठा दिया, यानी कि के शेल में बिठा दिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर है ना उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो आगे क्या कर रहा है, बिठाना चाह रहा है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने आपको भी क्या कहा, फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन बिठाए जा सकते हैं। तो हीलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बिठा दिए, के शेल में बिठा दिए। अब लिथियम के पास आए 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन पहली शेल में तो वो सिर्फ 2 ही बिठा सकता था, तो उसने 2 तो यहाँ बिठा दिए, और बाकी के जो एक बचा हुआ था वो कहाँ बिठाया, उसने अगली शेल में बिठाया। समझ में आई मेरी बात? तो अगले में बिठाया। ऐसे बेरिलियम में क्या था, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में आए, 2 सेकंड शेल में आए। बोरॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली में आए, लेकिन 3 अगले में आए। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाद में। नाइट्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले, 5 बाद में। फिर ऑक्सीजन में 2 पहले, 6 बाद में। ऑक्सीजन में भी 2 पहले, 7 बाद में। जैसे ही नियॉन आया, 2 पहले, 8 बाद में। अब 8 से ज़्यादा वो सेकेंड फ्लोर पे नहीं बिठा पाएगा। अब थर्ड फ्लोर पे अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो सोडियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहली शेल में आए, के में आए। बाकी के 8 आ गए सेकेंड शेल में, एल में आ गए। अब जो सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एम शेल में जाएगा। तो ऐसे करते करते के एल एम एन जो है वो आपका रेडी हो गया। हो गया। मैम आप ये सब पढ़ा क्यों रहे हो, हमें क्या ज़रूरत है इन सब की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ ना, वो अगर तुमने ये नहीं किया, तुमसे अगला टॉपिक भी नहीं होगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल खुद बनाना है, खुद प्रैक्टिस करके देखनी है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब देखो, मैं तुम्हें नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ, दैट इज़ वैलेंसी, ठीक है? तो आओ ज़रा वैलेंसी पे बात करते हैं। ओके जी, आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे। राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, बच्चे केमिकल फार्मूला सीखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाती हूँ, ठीक है? आपने अभी सीख लिया एटम्स क्या होते हैं, हमारे पास 1 से 20 तक एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, हम मैंने इसको इतना ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया कि एलिमेंट शेल को, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, आप उसको वहाँ जाकर पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारे पास अभी एग्जांपल ले रही थी वाटर का, ठीक है? जैसे ही मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर में H2O में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि हमारे पास टोटल एटम्स कितने हैं? 3 एटम्स हैं, है ना? ऐसे ही कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम इज अ गैस, आर्गन इज अ गैस, ठीक है? ये क्या करते हैं, सिंगली एग्जिस्ट करें। अब ये सिंगल है, तो इसका मतलब ये एक ही एटम है, 1 एटम है ओनली, और 1 एटम को हम नाम देते हैं मोनो। मोनो मतलब सिंगल, मोनो एटॉमिक इन नेचर है ये। तो अगर कोई पूछे एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने एटम्स हैं, तो आप बोलोगे मैम 1 एटम है।
वन एटम का मतलब हो गया मोनोटॉमिक है। और एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा O2 की तरह रहता है, तो यानी कि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, और अगर ये 2 एटम्स हैं तो इसको हम नाम देंगे डाई एटॉमिक। बोलो कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात करो, ठीक है। अब नाइट्रोजन है वो 3 की तरह रहता है, मैंने ऊपर भी ये बात करी थी। वाटर है, वाटर में 3 एटम्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक। बताओ कोई डाउट है? ठीक है। अब मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रही थी, नाइट्रोजन होता है N2, Cl2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? 2 एटम्स है ना, तो इनको हमने नाम दे दिया डाई एटॉमिक। ऐसे ही फॉस्फोरस जो होता है बेटा वो 4 एटम्स के साथ होता है, P4, तो उसको हम नाम देते हैं टेट्रा एटॉमिक। ऐसे ही सल्फर होता है 8 एटम्स के साथ एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉली। 4 से ज्यादा जब भी होंगे तो पॉली एटॉमिक आप नाम यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गई है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये इनकी एटॉमिसिटी है। कोई डाउट है? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये देखो कुछ रेशियोज दे रखी है, वाटर हमेशा 1:8 में होना चाहिए, अमोनिया NH3 हमेशा 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8। सो दिस इज द थिंग, इट्स ओके, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नेम्स एंड सिंबल्स। अब यही नहीं आता होगा तो कैसे करोगे? देखो मैं तुम्हें थोड़े से एग्जाम्पल, ये मैंने वैसे उस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, उसका लिंक बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी दोबारा समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा 12th नंबर पे आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। अब उसकी KLMN भरो, 2 8 2। पहली शेल में सिर्फ 2 आ सकते हैं, अगली शेल में 8 आ सकते थे, भर दिया, अगली शेल में 2 भर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कोई भी एटम अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गई? अब 8 इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैग्नीशियम अपनी आखिरी शेल में, आखिरी शेल का ही काम है सिर्फ, अंदर की शेल तो भरी हुई है, आखिरी शेल का काम है, आखिरी शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन करवाना चाहता है। जब वो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कराना चाहता है तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बन जाएगा 2,8, 2 तो चले गए। या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा 2,8,8। समझ में आ रही है मेरी बात? आखिरी शेल की हेल्प लेकर या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दो या इलेक्ट्रॉन ले लो। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, अगर छोड़ते सार मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2,8 बचा। और अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2,8,8 बचा। अब देखो, छोड़ना 2 इलेक्ट्रॉन आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन लेना? मेरे पास जगह इतनी है, मैं और 6 इलेक्ट्रॉन ले लूंगी, रिपल्शन हो जाने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर अंदर रिपल्शन, और वो रिपल्शन काम खराब करेगी, एटम को अनस्टेबल कर देगी। तो ये केस तो हम नहीं लगा सकते, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने आसान है। तो मेरी बात एक गौर से सुन लो, याद रखना इस बात को, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, तो आप क्या करोगे? लूज करोगे। और कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी कि अगर आपने किसी को पैसे दान करने हैं, आप पैसे दान करके खुश होगे ना, मैंने आज दान किया, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो जब भी आप लूज करोगे इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को हमने अभी पढ़ा था, क्या नाम बोलते हैं? कटायन। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन अगर आपका 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या करोगे? गेन करोगे। और अगर आप गेन करोगे इलेक्ट्रॉन तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर आपने किसी से पैसे उधारी ले ली तो आपके सिर पे एक इम्पैक्ट रहता है, यार पैसे देने हैं उसको, वापस पैसे देने हैं उसको, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उसी को ही हम नाम देते हैं अनायन। यस, अरे स्पेलिंग गलत हो गया यार, अनायन। ठीक है जी, समझ में आ गया कटायन अनायन का डेफिनेशन एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल्स कराने लगी हूँ, बहुत प्यार से देखना, ठीक है? सपोज करो, कौन सा एग्जाम्पल लूँ? एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया और मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। एल्यूमिनियम आता है बेटा 13th नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना।
क्लोरीन आता है 17th नंबर पे। अगर मैं एल्यूमिनियम का लिखूं तो 2,8,3 2,8,7। ठीक है, अब इसकी कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी, वैलेंसी हो जाएगी 3+, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 7 है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो 1- हो गया। अब मैम आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रही हूँ पेपर में क्या करना है, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा, क्लोरीन का सिंबल लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी, यहाँ लिखो सिंबल, यहाँ लिखो वैलेंसी, मैंने लिखी -1, तो ऐसे किया और फॉर्मूला बना Al1 हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद चार्ज नहीं लिखना, बट वैलेंसी में चार्ज शो करना है। समझ में आई ये बात, कोई डाउट है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें बोला कि मुझे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना के दिखाओ, तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है तो उसकी वैलेंसी होती है 1। सल्फर क्या होता है, सल्फर आता है 16 पे, 2,8,6। अब 6 तो 8 बड़ा है 4 से, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -2 और इसकी +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H हो गए 2, S हो गया 1, तो H2S बन गया फॉर्मूला। सिंपल है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो ये टेबल पर हो, इन टेबल पर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सोडियम 1 से 20 वाली जो लिस्ट है उसमें सारे काफ़ी सारे, सोडियम उसमें से ही है, पोटेशियम उसमें से ही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनियम उसी में से ही है, ऑक्सीजन उसी में से ही है, क्लोरीन उसी में से ही है, हाइड्रोजन उसी में से ही है। बाकी आपको सारे याद करने पड़ेंगे, दे आर थोड़े से डिफरेंट भी पूछ लेते हैं वो। जैसे जिंक है, जिंक होता है हमारे पास Zn, और Zn का भी हमारा जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, जिंक 2+। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी, सिल्वर Ag+, कॉपर प्लस, ठीक है, जिंक 2+, जो ये जो उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने लिखा Mg2+, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद उसके पास 2+ का चार्ज आ गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो Cl-1। समझ में आई? तो ये सारे ऐसे हैं। और ये जो पॉली एटॉमिक आयन्स है ना बेटा, ये पूरा टेबल तुम्हें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अमोनियम को हम बोलते हैं NH4, जिसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोक्साइड तुम चाहो तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ वैलेंसी लिख के तुम्हें बता सकती हूँ, यहाँ पे मैं वैलेंसी लिख देती हूँ। अमोनियम की वैलेंसी होती है बेटा +1, हाइड्रोक्साइड की होती है -1, नाइट्रेट की होती है -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की होती है -1, कार्बोनेट की होती है -2, सल्फाइड की होती है -2, सल्फेट की होती है -2, फॉस्फेट की होती है -3। ये जो PO4 है ना, ये उसका फॉर्मूला है PO4, तो उसकी वैलेंसी है -3। अब इसका भी एक क्वेश्चन कर लो, चलो देखो यहीं पे कराती हूँ। सपोज करो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया, मैंने तुम्हें बोला मुझे सोडियम, सॉरी, फॉस्फेट का बना के दिखाओ फॉर्मूला, तो तुम क्या करोगे? सोडियम है Na, फॉस्फेट है PO4, सोडियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की -3, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, Na3 हो गए अब, और फॉस्फेट 1 हो गया, तो Na3PO4 बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे उसने बोला नेम्स बताने हैं, तो सारे नेम्स तो तुम बता दोगे, याद करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। दिस इज़ बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं नहीं बना रही इतना, ठीक है। जैसे अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड होता है OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Mg 1 हो गए और OH होल ट्वाइस हो गए। OH एक अकेला है ना एज अनायन, तो उसको ब्रैकेट में रखा हमने, ठीक है। ऐसे ही लो सोडियम सल्फाइड, सोडियम का हो गया Na, सल्फाइड होता है S, सोडियम की होती है +1 वैलेंसी, सल्फाइड की होती है -2। अब ये याद करोगे तो तुम फॉर्मूलाज आराम से
बना लोगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम प्लीज़ इसकी अलग से वीडियो बना के डालना, तो मैं अलग से वीडियो इसकी बना के डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद बेटा जी मैं एक मोलर मास के बारे में भी बता देती हूँ। मास हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। जितने भी आप अभी मॉलिक्यूल्स बनाकर आ रहे हो Na2SO4, जितने भी आपने अभी बनाए, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे, उन सबके मासेस निकालने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मासेस निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें हर एक एटम का मास जो है वो सम करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल. It is therefore the relative mass of molecule expressed in AMU, atomic mass unit या फिर U. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अब मैम हमें मासेस भी याद कराओ, तो मासेस में तुम्हें अभी मासेस भी याद करा देती हूँ, रुक जाओ जरा। जैसे H2O का एग्जाम्पल लिया लिया अब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों के मासेस को ऐड करो। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऐड करो 18 U, ठीक है। ऐसे ही आप करो NH3 का एग्जाम्पल लो, एक अमोनिया, ठीक है। अब 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन का मतलब हो गया, मास होता है, मैं बता रही हूँ, अभी आप याद कर लेना, अभी मैं वीडियो में एंड में इसकी डाल देती हूँ क्या मासेस हैं। नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो जब आप इसको टोटल काउंट करोगे तो 17 U, ठीक है। जनरली जो चीज़ है, एटॉमिक मास आपको याद है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो उसका मास उसका डबल है 14। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, उसका मास उसका डबल है 16। ऐसा जनरली है, हर केस में नहीं है। तो हर केस में नहीं है, तो जो केस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ऐसे करते करते देखो यहाँ पे उन्होंने निकाल रखा है, किसका मास, वाटर का निकाला, देखो 18 आया, हमने भी 18 निकाला था, ठीक है। फिर उसने HNO3 का निकाला, तो हमने भी HNO3 का निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया। मैं लास्ट में आप लोगों के साथ सारी की सारी PDF शेयर कर दूंगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर्मूला मास यूनिट और मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क क्या है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। फ़र्क बस इतना है बेटा कि जब हम फॉर्मूला मास यूनिट करते हैं, तो फॉर्मूला मास यूनिट में हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन्स लेते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, बस हम आयन्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोनिक स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, जब आप NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे। अब Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, आयन्स हो गए ना। तो जब भी आयन्स की बात होती है तो हम फॉर्मूला मास यूनिट नाम बोलते हैं, लेकिन जब भी कोई मॉलिक्यूल की बात होती है तो हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखो इन्होंने CaCl2 निकाला, अब CaCl2 थर्ड एग्जाम्पल, इन्होंने CaCl2 लिया, तो CaCl2 क्या है, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास पूछे चाहे वो फॉर्मूला मास यूनिट पूछे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैल्शियम होता है 20th नंबर पे आता है, इसका मास होता है 40, और क्लोरीन का मास होता है 35.5, 2 क्लोरीन है तो 35.5 प्लस मल्टीप्लाई 2, तो 40 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 71 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 111 U आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा ओवर होता है, और इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लगा लो एक बार, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप जितना मर्जी आप जितना मर्जी पढ़ लो, आपसे होगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो थ्योरी पढ़ना एक अलग जगह पे बात आ जाती है, लेकिन थ्योरी के बाद उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी एक और क्या नाम है, मासेस वाला PDF शेयर कर रही हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि देखो हाँ आपको दिख गया, तो ये हमारे पास मासेस हैं। यहाँ पे मासेस जो हैं वो पूरे पॉइंट पॉइंट ले रखे हैं, आपको पॉइंट नहीं लेना। हाइड्रोजन का मास आपको 1 लेना है, ठीक है। हीलियम का मास आपको 4 लेना है। लिथियम 6.94 है, तो आप 7 ले सकते हो, ठीक है। इतना इतना नहीं याद करना, मतलब आप बेसिक भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ना, 1 मिनट रुको ठीक है। उसके बाद आप
हाँ, ठीक दिख रही है ना, स्क्रीन तो सही दिख रही है। ओके, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बेरिलियम 9.0 है, 9 ले लो, बोरॉन को 10.8 है, 10 ले लो, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन का 19। ये देखो अभी तक सारे तुम देख रहे हो डबल है। एक लिथियम जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक लिथियम का थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम का भी 4 से 8 होना चाहिए था, 9 है। बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का होना चाहिए था 18, पर वो 19 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नियॉन का होना चाहिए था 20 ही है। उसके बाद सोडियम का 23, सोडियम का भी डिफरेंट हो जाता है। मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, ठीक है। तो ये आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बस यही चीज़ है। और उसके बाद सिलिकॉन का 28 ठीक है, फॉस्फोरस का 30 ठीक है, सल्फर का 32 ठीक है, क्लोरीन का 35.5 होना चाहिए था, 17 का डबल 34, पर ये होता है 35.5, ठीक है। उसके बाद आर्गन का 40 होता है, और पोटाशियम का कैल्शियम का भी 40 होता है, तो इन दोनों का 40 होता है, पोटाशियम का 39 होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लो। तो यहाँ पर हम चैप्टर करते हैं अपना ओवर, एंड आई होप यू ऑल थिंक कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, यू ऑल अंडरस्टैंड दी चैप्टर। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक भी डाल दूंगी, तो वो वाले जो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, वैलेंसी सीखनी है, वो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो आराम से, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में सिर्फ मैंने वही समझा रखा है, दैट इज़ ओनली वन वैलेंसी वाली वीडियो। एंड यहाँ पे हमने अपना पूरा चैप्टर कर लिया है क्लियर। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 के साथ कल। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ लो, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे लगा। बाय बाय, टेक केयर।